तो लास्ट पार्ट में हमने देखा बर्नौलीज का थ्योरम और उससे निकलने वाला बर्नौली का इक्वेशन, जिसमें एक फ्लोइंग फ्लूइड का प्रेशर, उसकी वेलोसिटी और ग्राउंड लेवल से रेफरेंस लेवल से उसकी हाइट, इन तीनों को आपस में रिलेशन जोड़ा जाता है। इस पार्ट में हम देखेंगे बर्नौलीज के इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशन, हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर एक तरह का डिवाइस है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं किसी भी पाइपलाइन में फ्लो होने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसी पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक तरफ अधिक है और इस पार्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। इन दोनों के बीच एक मैनोमीटर जोड़ दिया जाता है। मैनोमीटर और कुछ नहीं है, एक यू शेप की ट्यूब है, इसमें मरकरी भरा होता है। अगर हम एक यू शेप का ट्यूब लें और उसमें मरकरी भर दें, अगर हम एक यू शेप के ट्यूब में मरकरी भर दें तो आप देखेंगे इधर से जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, इधर से भी उतना ही प्रेशर काम कर रहा है। नतीजा ये होगा कि दोनों आर्म में, इस आर्म में मरकरी का लेवल सेम रहेगा, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा। पर मान लीजिए अगर इस आर्म में प्रेशर कम हो जाए, इस आर्म में प्रेशर बढ़ जाए, तो ये होगा, इसे थोड़ा पुश करेगा इधर से। सपोज़ ये प्रेशर अधिक है और ये प्रेशर कम है, तो आप देखेंगे एक हाइट डिफरेंस पैदा हो जाएगा। ऐसा ही सिचुएशन यहाँ भी होता है। जब फ्लूइड पास होता है, आप देखेंगे जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, इस इक्वेशन के अनुसार जहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाती है और प्रेशर घट जाता है। प्रेशर कम होने से क्या होता है, इस पार्ट में प्रेशर कम है तो इस पार्ट में हाइट अधिक हो जाएगी मरकरी कॉलम की, और इस पार्ट में हाइट कम हो जाएगी, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये हाइट है और जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट विल बी, इस पार्ट में, अगर हम इस पार्ट को कहें कि ये A है, इस पार्ट को B है, तो हम कहेंगे प्रेशर A माइनस प्रेशर B, दैट गिव्स यू रो जी एच। ये प्रेशर डिफरेंस है। तो इस हाइट को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं और इसका रिलेशन हम कैसे जोड़ेंगे वेलोसिटी के साथ, आइए देखते हैं। मान लीजिए इस पार्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 और इस पार्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया है A2। इस पार्ट में वेलोसिटी है V1, इस पार्ट में वेलोसिटी है V2, इस पार्ट में प्रेशर है आपका PA, हम A भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। इस पार्ट में प्रेशर आपको हो जाएगा PB। आइए देखते हैं हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन में। इस पार्ट में हम इस डिवाइस को हॉरिजॉन्टली रखते हैं, दैट मीन्स इस पार्ट में कोई हाइट डिफरेंस नहीं है, हाइट दोनों पार्ट के लिए सेम रहेगा। हम पहले इक्वेशन लिखते हैं फिर देखते हैं। इस पार्ट के लिए हमारे पास प्रेशर है, वेलोसिटी है और हाइट है। अब इस पार्ट के लिए वैसे लिखते हैं, प्रेशर कितना रहेगा, हमने मान लिया था प्रेशर आपका PB है, प्लस हाफ, डेंसिटी तो वही रहेगा क्योंकि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड था, V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। दोनों केस में सेम है क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली पकड़ेंगे, दोनों के हाइट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आप हाइट कहीं से में ले, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इससे नतीजा ये होगा, हम रो GH को कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास बचा क्या, अलग से लिखते हैं, रो जी एच कैंसिल आउट कर दीजिए, ये बचा आपके पास। अब इस टर्म को इसके पास ले आते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रेशर ऑफ A माइनस प्रेशर एट B, इस टर्म को इसके पास ले जाते हैं। पहले इसे लिखते हैं 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस, इसे उड़ा कर ले जाइए 1/2 रो V1 स्क्वायर। ये हम इक्वेशन तक पहुंच गए। V2 और V1 के बीच हमें एक रिलेशन जोड़ना होगा। अब V1 और V2 के बीच रिलेशन कैसे मिलेगा, याद कीजिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने क्या सीखा था,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू V1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू V2 एट सम अदर पॉइंट। इससे हमें क्या मिलेगा, हम एक एक्सप्रेशन ले सकते हैं V1 का या V2 का। हमें V1 चाहिए तो हम V1 का एक्सप्रेशन लेंगे, हमें V1 चाहिए, ये आपका फ्लो का वेलोसिटी है, तो हमें V1 का एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, सॉरी V2 का एक्सप्रेशन हम ले लेंगे, A1 V1 बाय A2। बहुत आसान है, इसका इस्तेमाल हम इस इक्वेशन में कर लेते हैं। प्रेशर डिफरेंस की बात चल रही है, 1/2 रो, बड़ा ब्रैकेट लीजिए, V2 की जगह क्या लेंगे, A1 V1 बाय A2 स्क्वायर कर लीजिए, माइनस V1 का स्क्वायर, बहुत आसान है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। V1 स्क्वायर दोनों में है, बाहर ले आइए, 1/2 V1 स्क्वायर, अंदर क्या होगा, ए गलत लिखा गया ना, इसे सही कर लेते हैं, A1 स्क्वायर बाय A2 का स्क्वायर माइनस 1। ये आपका रिलेशन हुआ प्रेशर डिफरेंस का, PA माइनस PB। अगर हमें क्रॉस सेक्शन एरिया पता हो, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 जो पता होता है कि वो डिवाइस में दिया हुआ रहता है, तो हम ये रेशियो निकाल लेंगे और प्रेशर डिफरेंस हम निकाल लेंगे रो जी एच से, जो आपने यहाँ देखा था। इस इक्वेशन के बराबर लिखते हैं 1/2 V1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, इनके रेशियो से लिखते हैं A2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस कहाँ से मिलेगा, जो हमने पहले कह के रखा था, रो जी एच। लगता है रो छूट गया है क्या, हाँ लगता है रो लिखने से छूट गया है, रो लिखना चाहिए था, दिस इज योर रो, तो यहाँ पर भी रो लिखना पड़ेगा। रो दोनों तरफ है तो रो को कैंसिल आउट कर दीजिए, उड़ा दीजिए, ये आपका रिलेशन मिल गया। इसका मतलब V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH बाय ये रेशियो का स्क्वायर माइनस 1। इससे आप वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं, जिस फ्लो से फ्लूइड एंटर हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट पर बेस अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये एक फ्लो ऑफ पाइप है जिसमें इस पार्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक है, इस पार्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। इस पॉइंट को x, इस पॉइंट को y मान लेते हैं। पॉइंट x पर क्रॉस सेक्शन एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पार्ट का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट y पर क्रॉस सेक्शन एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 टाइम्स कम है। और इस पार्ट पर प्रेशर है 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस पार्ट पर प्रेशर है 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सवाल है कि पाइप से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी निकालिए। इसका इस्तेमाल हम बर्नौलीज इक्वेशन से का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालना है। इस पार्ट पर क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पार्ट पर क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर प्रेशर है 800 पास्कल, इस पार्ट पर प्रेशर है कितना था, 500 पास्कल। हमें निकालना है V1, जिस फ्लो से वाटर एंटर, जिस स्पीड से वाटर इस पाइप में एंटर हो रहा है। यहाँ पर वाटर का फ्लो का वेलोसिटी V2 कुछ होगा, हम उसका एक एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को याद करेंगे। A1 V1 विल गिव यू A2 V2, तो V2 कितना होगा, A1 V1 बाय A2, मतलब इट इम्प्लाइज दैट V2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो वेलोसिटी वो निकल रहा है, A1 था आपका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना मीटर स्क्वायर,
A2 में आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतने मीटर स्क्वायर, और उसे V1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। V2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स V1। आप देखिए ये पाथ नैरो है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, नतीजा ये हुआ कि वेलोसिटी आपकी बढ़ गई, क्योंकि ये वाटर जो है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। और इस पाइप को हॉरिजॉन्टल रखा गया है, तो हाइट दोनों ही पार्ट में सेम रहेगा, इस पार्ट में भी इस पार्ट में भी। इसलिए इक्वेशन में आप हाइट लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब दोनों पार्ट के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं। इस पार्ट के लिए क्या होगा बर्नौलीज इक्वेशन? प्रेशर 1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो GH मत लिखिए, छोड़ दीजिए। इस पार्ट के लिए क्या होगा इक्वेशन? प्रेशर 2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। थोड़ा सा इसको रिशफल कर लें, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इस पार्ट को इधर ले जाए, इस टर्म को उठाकर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। प्रेशर कितना कितना दिया हुआ था? 800 और 500, तो लिखते हैं 800 माइनस 500 1/2। वाटर की डेंसिटी रो बाद में डाल देंगे। V2 के लिए हमने क्या देखा था, एक्सप्रेशन आया था V2 वाज 3 टाइम्स V1, तो डालिए 3V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, हमें मिलता है 300 इज इक्वल टू रो बाय 2, ये 9V1 स्क्वायर लिखते हैं, 9V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। 600 कर दीजिए, इसे इसके पास ले आइए। 600 इज इक्वल टू रो इंटू 8V1 स्क्वायर। इससे हमें क्या मिलेगा? V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 600 बाय 8 रो, 8 इंटू रो, या बढ़िया से लिखा जाए, कितना आ जाएगा? V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 600 बाय 8 इंटू रो, कितना होगा? मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 0 0 कैंसिल, 6/80 दैट इज 3/40। तो 3 को डिवाइड करें 40 से, आइए पॉइंट डालिए, 0 बनाइए, छोटा हो रहा है 0 लीजिए, 300 बनाइए, 7 टाइम्स कीजिए, 280 20 आया, और 0 डालिए, 5 टाइम्स काफ़ी है, दैट इज़ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.075। तो V1 कितना होगा? 0.075 का स्क्वायर रूट, मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू आ रहा है। इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। आइए आसानी के लिए हम बोल देते हैं, ये आपका 75/1000 है, मतलब 750/10,000 है। हम ऊपर के पार्ट का स्क्वायर रूट निकालेंगे, नीचे के पार्ट का 100 होता ही है, 750 का स्क्वायर रूट निकाल। आइए देखते हैं, 2 2 का ग्रुपिंग कीजिए, यहाँ एक ही है, 2 2s are 4, 3 बचा, 2 का डबल लीजिए, 2 डिजिट नीचे उतारिए। अब क्या करेंगे? 8 4s are 32 होता है, हम 7 लेकर ट्राई करते हैं, 7 7 49, 7 चौके 28, 4 32, कैसे होगा भाई? ये है आपका 21, इसका डबल लीजिए 54, पॉइंट डाला जाए, पॉइंट डालिए, 2 बार 0 लेना पड़ता है। 4 टाइम्स लेकर देखते हैं, 3 टाइम्स लेकर देखते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 15 और 1 16, कितना हो जाएगा? 10 - 9 1, 9 - 2 7, और 20 - 16 is 4। इसका डबल लीजिए, 3 ऐड कीजिए, 546, 2 0 और लीजिए। अब कैसे होगा?
5000 47,000 9 8 टाइम्स लेकर देखते हैं। 64 48 और 6 54 32 और 5 37 40 और 4 44 इतना काफ़ी है। 27.38 हमें इसका स्क्वायर रूट लेना था। 750 छुप गया। 27.38 और यहाँ से 100 मतलब बहुत ही छोटा 0.2738 मीटर पर सेकंड। V1 आ रहा है 0.2738 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 100 टाइम्स कीजिए। 27.38 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये है आपका स्पीड ऑफ फ्लो। जो फ्लूइड एंट्री हो रही है उसकी वेलोसिटी यही होगी 27.38 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो बहुत ही धीमी स्पीड है। लगभग इसी से मिलता जुलता एक सवाल और लेते हैं। एक लार्ज कंटेनर में पानी भरा गया है। इसके ऊपरी पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 स्क्वायर मीटर और निचले पार्ट में एक आउटलेट है। इससे तेज़ी से वाटर निकल आएगा तेज़ी से। इस पार्ट का क्रॉस सेक्शन है 1 स्क्वायर मीटर। इस पार्ट का क्रॉस सेक्शन है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल है ये हाइट तो धीरे धीरे घटता जाएगा क्योंकि पानी निकल रहा है। जिस समय हाइट वाटर लेवल आपका 40 सेंटीमीटर पर रहेगा, ये हाइट 40 सेंटीमीटर होगा, उस समय कितनी तेज़ी से वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है ये निकालना है। इसमें भी इस क्वेश्चन में भी बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन काम आएगा। कैसे आएगा ये देखते हैं। दिया गया सिचुएशन कुछ इसी तरह का है जैसे पानी एक चौड़े पाइप से आता है और पतले आउटलेट से निकल जाता है। ये सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। फ़र्क ये कि ये मुड़ा हुआ पाथ है, मगर इस पर भी आप बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। इस पार्ट पर देखते हैं क्या क्या है। प्रेशर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका है कितना 1 मीटर स्क्वायर था, 1 मीटर स्क्वायर था। और हाइट आप वाटर कॉलम की हाइट ले रहे हैं 40 सेंटीमीटर, तो H1 आपका 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.4 मीटर और कुछ नहीं। क्या क्या चाहिए आपको? प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट। इस पार्ट पर वाटर लेवल धीरे धीरे गिरता जाएगा। उसकी वेलोसिटी क्या है? सपोज V1 है। ये तीन चीज़ें इस एंड पर है। इस एंड पर क्या है देखते हैं। इस एंड पर क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम कह सकते हैं 1/10,000 मीटर स्क्वायर। और हाइट इस एंड पर हाइट आप 0 ले लीजिए। इसी की तुलना में 40 सेंटीमीटर हाइट है ना। और इस पार्ट पर वेलोसिटी आपको निकालना है, पता नहीं है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं। हमने क्या सीखा था? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो हमें ये V2 चाहिए। इस V2 को हमें रहने देना है। V1 का हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं। V1 इज इक्वल टू A2/A1 इंटू V2। A2 कितना था? बहुत कम, 10⁻⁴। A1 था 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 लिखिए। और V2 इसका वैल्यू बहुत ही कम है। खैर, इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। अब लगाते हैं बर्नौलीज इक्वेशन इस एंड के लिए और इस एंड के लिए। याद रहे, प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट, इन तीनों चीज़ों को जोड़ना होता है। इस पार्ट पर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो
2GH1 इज इक्वल टू, इस पार्ट में हूँ, इस पार्ट में भी है, प्रेशर सेम है, प्रेशर प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस यहाँ तो रो GH 0 आएगा। अब सवाल उठता है प्रेशर सेम क्यों है, इस बात को समझ लें। मैं मानता हूँ इस तरफ से प्रेशर कुछ अधिक है, पर हम याद करें जब हम बर्नौलीज थ्योरम डिराइव कर रहे थे, इस प्रेशर को और इस प्रेशर को हम विचार कर रहे थे। तो इस तरफ से जो प्रेशर काम कर रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, कुछ और नहीं है। मैं मानता हूँ इस तरफ प्रेशर अधिक है, पर इस हर पॉइंट के प्रेशर को इस तरह से हम विचार नहीं कर रहे थे। सिर्फ जो प्रेशर एंड पॉइंट पर काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के बेसिस पर ये इक्वेशन डिराइव किया गया था। तो प्रेशर दोनों एंड पर सेम है, इसे आप देखना बंद कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। क्या बचा आपके पास 1/2, तो बचा ये आपके पास रो हर तरफ है, रो को भी कैंसिल आउट कर दीजिए, रो को कैंसिल आउट किया, ये बचा। V2 का V1 का एक्सप्रेशन हम ले चुके हैं, तो हम लेते हैं GH1 इज इक्वल टू, इस टर्म को उठा के इस तरफ ले आइए, 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, दैट मीन्स देखिए ये जो है V1 बहुत ही कम है V2 से, तो इसे आप एक तरह से इग्नोर कर सकते हैं। तो आप V1 को इग्नोर ही कर दीजिए, बहुत ही कम हो रहा है। अच्छा, पहले बिना इग्नोर किए ही हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 को इसके पास ले जाइए, 2GH1 V2 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, ये हालत है। V2 का स्क्वायर कॉमन लीजिए। देखिए सचमुच इसे इग्नोर करना पड़ेगा, बहुत ही कम वैल्यू है, तो आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। V2 का स्क्वायर है 2GH1, डालते हैं वैल्यू, लिख लेते हैं। V2 का स्क्वायर आपको मिल रहा है 2, G का वैल्यू आप 9.8 होता है, 10 ले लीजिए। H1 आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ था, यानी 0.4, तो क्या बच रहा है 8। तो V2 इज़ 8 का स्क्वायर रूट मीटर पर सेकंड में आएगा। तो इसमें कुछ खास मुश्किल नहीं है, आपके पास है 4 × 2, इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, रूट अंडर रूट 2 अंदर रहा, 2 × 1.414 ले लीजिए, दैट इज़ 8, 2, 8.2 मीटर पर सेकंड। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहते हैं 100 टाइम्स कीजिए, काफ़ी फास्ट, काफ़ी अधिक स्पीड है, 282.80 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस आउटलेट से पानी काफ़ी तेज़ी से, लगभग 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर आ रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसे हम बर्नौलीज इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। आपके पास एक स्प्रेयर होता है, स्प्रेयर कैसे काम करता है, ये कुछ पिचकारी जैसी चीज़ होती है। इसमें एक खोखला ट्यूब होता है, इस ट्यूब पे एक पिस्टन फिट कर देते हैं। इस पिस्टन को आप ऐसे पुश कर सकते हैं, तेज़ी से हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है, और इसका जो आउटलेट है, जो बाहर निकलने का पथ है, वो काफ़ी पतला होता है, और इससे एक कंटेनर जुड़ा होता है। इस कंटेनर में आपका दवा जो भी आप स्प्रे करना चाहते हैं वो रख देते हैं, और इस छोटे से आउटलेट से तेज़ी से दवा निकलता है। होता ये है, बर्नौलीज इक्वेशन को समझें, किसी पाथ पर जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसे कांस्टेंट रहना है, इसे आपको कांस्टेंट होता है, इसलिए हर पार्ट में इसका वैल्यू सेम आएगा तीनों टर्म को जोड़ने पर। होता ये है कि अगर वेलोसिटी बढ़ा दें तो इन दोनों में से किसी एक को घटाना पड़ेगा। हाइट में तो कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं आप, इसे आप बढ़ा दें तो उसी अनुपात में इसे घटाना पड़ेगा, यानी प्रेशर घट जाएगा। जब हवा तेज़ी से फ्लो होता है तो इस पार्ट पर प्रेशर बहुत गिर जाता है। प्रेशर गिरने से क्या होता है, कंटेनर में रखी हुई दवा, जो भी मटेरियल लिक्विड, वो ऊपर आता है, और चूँकि हवा तेज़ी से पास हो रही है तो हवा के फोर्स से
ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट, छोटे छोटे कणों के रूप में फैल जाता है। इस तरह से आपका स्प्रेयर काम करता है। बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन का एक खतरनाक पहलू भी है, इसे ध्यान से देखें। कभी भी आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, आपके सामने से ट्रेन आ रही है तेज़ी से, तो कहते हैं ट्रेन से सट कर खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पार्ट पर हवा काफ़ी तेज़ी से फ्लो होता हुआ आ रहा है, और जब हवा की वेलोसिटी अधिक है तो इस इक्वेशन को याद कीजिए, वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर घट जाता है। तो इस पार्ट पर आपके सामने प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि पीछे आपका प्रेशर अधिक है। तो हवा का प्रेशर सामने की ओर कम है, पीछे की ओर अधिक है, तो बहुत संभावना है कि आपको आगे धकेल दिया जाए। तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आप ध्यान रखें प्लेटफॉर्म पर आती हुई ट्रेन, जाती हुई ट्रेन से अधिक सट कर खड़ा ना हो। एक और फिनोमेना को हम समझ सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के माध्यम से। अगर किसी का छप्पर जो पक्की छत ना हो, कोई किसी तरह का प्लेट हो, एस्बेस्टस हो, ऐसी कोई चीज़ हो, और तेज़ी से अगर हवा चल रही है, जैसे तूफान के समय में होता है, अक्सर हम देखते हैं कि छप्पर उड़ जाता है। इसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। घर के अंदर जाते हैं। ये है आपका घर के अंदर खिड़की दरवाजे बंद हैं, तो अंदर हवा स्थिर है। अंदर है आपका स्टिल एयर, यानी हवा स्थिर है। ऊपर से हवा तेज़ी से बह रही है, तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर घट जाता है। तो ऊपर कम प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। अंदर हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं। नतीजा ये होगा कि घर के अंदर ऊपर की ओर काफ़ी हाई प्रेशर काम करेगा, और ऊपर प्रेशर बहुत कम, ना के बराबर है। नतीजा ये होगा, ये छप्पर आपको ऊपर के उड़ा दिया जाएगा। जैसे ये छप्पर ऊपर उड़ेगा, और हवा के धक्के से तेज़ी से दूर तक उसको धकेल के ले जाया जाएगा। इस पर हम देखते हैं बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। अक्सर लोगों के दुकान, मकानों आदि की छप्पर तूफान में उड़ जाते हैं, और ये दूसरों के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल काम करता है एरोप्लेन के उड़ने में, हवाई जहाज़ के उड़ने में कुछ ऐसा ही प्रेशर काम करता है। इसमें आप देखते हैं तूफान के कारण हवा तेज़ी से फ्लो होता है। एरोप्लेन के मामले में क्या होता है, हवा तेज़ी से फ्लो का वेट नहीं करते, एरोप्लेन को ही आप तेज़ी से दौड़ाते हैं। अगर हम एरोप्लेन के इस विंग को, एरोप्लेन के पंख होते हैं काफ़ी फैले होते हैं, इस तरह से देखने की कोशिश करें, तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह का शेप का वो बना होता है, इस स्पेशल डिज़ाइन का बना होता है। और जब इसे तेज़ी से एयरप्लेन को सामने की ओर दौड़ाते हैं, तो नतीजा क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू द विंग, हवा एयरप्लेन की तरफ आती हुई लगती है। जैसे आप सामने की ओर दौड़ते हैं तो आपको लगता है हवा आपके चेहरे की ओर आ रही है, वैसे ही हवा तेज़ी से इस प्रकार आती हुई लगती है। उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है कि इसके ऊपरी पार्ट पर हवा आसानी से और तेज़ी से फ्लो हो सकती है, और निचले पार्ट पर हवा आसानी से और तेज़ी से फ्लो नहीं हो सकती है। नीचे की ओर हवा का वेलोसिटी कुछ कम होता है, तो जहाँ आप जानते हैं वेलोसिटी कम हो जाता है फ्लूइड का, वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। नतीजा ये होता है कि नीचे की तरफ अधिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और ऊपर की ओर प्रेशर बहुत लो हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन पैदा हो जाता है, ऊपर लो प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर। नतीजा ये होता है कि एरोप्लेन तेज़ी से दौड़ते हुए लिफ्ट कर लिया जाता है, हवा के प्रेशर ऊपर उड़ जाता है। यानी जिन प्लैनेट्स में हवा नहीं है, वहाँ पर एरोप्लेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक और उदाहरण है, जिन्हें क्रिकेट का शौक़ है, उन्हें ये उदाहरण बड़ा अच्छा लगेगा। अक्सर देखते हैं गेंदबाज जो गेंद फेंकते हैं, अगर हम ऊपर से पिच को देखते हैं, ऐसे बॉलर से बैट्समैन की ओर ऐसे गेंद जा रही है, तो कभी कि क्या होता है, आप देखेंगे बहुत तेज़ गेंद होती है, और वो हवा में ही, गेंद टपकने से पहले हवा में ही थोड़ा मुड़ जाता है। इसका स्विंग कहते हैं, इन स्विंग या फिर आउट स्विंग होता है। बैट्समैन के लिए ये काफ़ी मुश्किल पैदा करने वाला होता है। गेंदबाज करता क्या है, गेंदबाज गेंद को गोल घुमाते हुए छोड़ता है, और गेंद तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो गेंद के फ्रेम से अगर हम समझें, बॉल के फ्रेम से अगर हम समझें, तो ये इस तरह से घूमता हुआ जा रहा है, जैसे एरोप्लेन के मामले में हुआ था। बॉल के फ्रेम में भी ऐसा लगेगा कि हवा उसकी ओर आ रही है, उसकी ओर हवा आ रही है। तो आप क्लियर देखेंगे इस पार्ट पर
हवा का स्पीड कुछ कम मालूम होगा, और इस पार्ट पर आते ही हवा का स्पीड अधिक मालूम होगा, यानी विंड वेलोसिटी ऊपर कम महसूस होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा ना। एक तरफ विंड वेलोसिटी अधिक मालूम होगा, तो जहाँ वेलोसिटी बढ़ता है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। तो एक पार्ट में आपका लो प्रेशर हो जाएगा, एक पार्ट में हाई प्रेशर हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि ये गेंद ऐसे जाती हुई ऐसे थोड़ी सी मुड़ जाएगी। इस प्रकार से आप बॉल को स्विंग करा सकते हैं। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बॉल का स्विंग टेनिस में, फुटबॉल में और शायद गोल्फ में भी हो सकता है। बर्नौलीज़ थ्योरम का इस्तेमाल फ्लोइंग फ्लूइड के लिए होता है। अगर फ्लूइड में फ्लो ना हो रहा तो क्या होगा, जरा समझते हैं। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, सपोज़ कुछ फ्लूइड यहाँ भरा हुआ है और कुछ फ्लूइड इस आर्म में है, तो आप देखेंगे दोनों के लेवल में थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा हाइट डिफरेंस है। अगर इस पार्ट पर प्रेशर है P1 और इस पार्ट पर प्रेशर है P2, वेलोसिटी बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो वेलोसिटी है, दोनों पार्ट में वेलोसिटी ज़ीरो है, तो क्या करेंगे, दोनों पार्ट में अगर हम इस्तेमाल करते हैं बर्नौलीज़ की इक्वेशन, तो ये पार्ट नहीं रहेगा क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है। हाइट हम ग्राउंड लेवल से लेते हैं। इस पार्ट का हाइट आपका H1 है, इस पार्ट की हाइट आपका H2 है। तो आपके पास प्रेशर है, हाइट है, प्रेशर है और हाइट है। वेलोसिटी की ज़रूरत यहाँ नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो है। तो ट्राई कीजिए इस पार्ट पर प्रेशर प्लस रो जी H1, प्रेशर मतलब P1। इस पार्ट पर भी अप्लाई कीजिए प्रेशर प्लस रो जी H2। तो क्या करेंगे, H2 बड़ा है, P2 को इधर लाइए, H2 बड़ा है H1 से। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1, यानी हाइट डिफरेंस डेल्टा H, इसे हम कहते हैं रो जी डेल्टा H, हाइट डिफरेंस, दैट गिव्स यू प्रेशर डिफरेंस। बिल्कुल वही सिचुएशन आपको मिल गया जो आपको हाइड्रोस्टैटिक्स में मिला था। दोनों के प्रेशर में जो डिफरेंस होगा, इसके लिए आप सिर्फ इस हाइट डिफरेंस को मेज़र करेंगे, रो जी इंटू दिस डिफरेंट इन हाइट। इससे बड़ा आसानी से आप प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि बर्नौलीज़ थ्योरम ज़्यादा जनरल केस है और उसका एक स्पेशल केस हो जाता है ये हाइड्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल जो हम। तो इस प्रकार हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन को समझने की कोशिश की और बर्नौलीज़ इक्वेशंस के कुछ एप्लीकेशन को समझने की कोशिश की। स्टूडेंट अक्सर कहते थे कि ये कुछ उन्हें कॉम्प्लिकेटेड सा मालूम होता है और इसका एप्लीकेशन मुश्किल लगता है, तो हमें जितना हो सके सरल भाषा में, आसान भाषा में इसे समझाने की कोशिश की। कितना ये आपके काम आया ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे, और किस विषय में आपको लेक्चर की आवश्यकता होगी ये भी आप हमें बताएंगे। अब मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए विषय के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई को रिवाइज करते रहिए।